हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 5 नवंबर के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए। सेशन को आराम से एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिए। जिस भी डे की आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो आपको एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अमित शाह ने। अमित शाह का नाम सुना है, भारत के होम मिनिस्टर है ना। तो इन्होंने हाल ही में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब यहां पर बात आती है कि एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए, इस एप्लीकेशन पर पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा पाएगा। ठीक है, या तो खुद का बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना हो, या फिर घर में कोई जन्म लिया है तो उसका करवाना है, या फिर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका डेथ रजिस्ट्रेशन भी यहां पर कराया जा सकता है। किसी भी आधिकारिक भाषा में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज में यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम लाया गया था 2023 में, लास्ट ईयर। और इसमें कहा गया था कि 1 अक्टूबर 2023 से देश में होने वाले जितने भी जन्म हैं, जितने भी मृत्यु हैं, उन्हें पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से रजिस्टर किया जाना चाहिए। तो तब से लेकर 2023 में यह प्रावधान कर दिया गया था। 1 अक्टूबर 2023 से यह प्रावधान देश में लागू है कि जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं, पर्टिकुलर इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, अब इसके लिए एप्लीकेशन पर्टिकुलर लॉन्च किया गया भारत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब देखिए, इससे फायदा क्या होगा। जहां जहां पर इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो डायरेक्ट एप्लीकेशन या इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। जैसे देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जब अगर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चाहिए होगा, तो डायरेक्ट इस पोर्टल पर जो अवेलेबल है सिंगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में वो काम कर सकेगा। तो हर जगह इन डॉक्यूमेंट्स का यूज किया जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि गवर्नमेंट का पोर्टल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इस एप्लीकेशन को पूछा जा सकता है नागरिक पंजीकरण प्रणाली या फिर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो इसे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, मानसी अहलावत ने सीनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है? तो यहां पर आपको पहली चीज तो यह समझ में आना चाहिए कि मानसी अहलावत की अगर हम बात करते हैं तो यह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो यह कुश्ती। ओके, देखिए, कुश्ती में मेडल लेकर आए हैं, तो कुश्ती की खिलाड़ी है। अब हाल ही में सीनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, मानसी अहलावत। ठीक है, इस कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो अल्बानिया, पर्टिकुलर देश का नाम पूछा जाएगा तो अल्बानिया। भारत की मानसी अहलावत ने अल्बानिया के तिराना में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो संयुक्त रूप से इन्हें जर्मनी की एलेना हैग ब्रूगर के साथ दिया गया। ब्रॉन्ज साझा रूप से 2 खिलाड़ियों को दिया गया, इंडिया की हो जाती है मानसी अहलावत और एक जर्मनी की खिलाड़ी है। ठीक है, इस प्रतियोगिता का जो गोल्ड है वो दिया गया है जापान की सिराको किंजो को। किसको? सिराको किंजो। गोल्ड जीता है जापान की सिराको किंजो ने अल्बानिया में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। इस कैटेगरी का जो ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया की मानसी अहलावत लेकर आई है ना, 79 किलोग्राम वेट कैटेगरी। देखिए, यहां पर
आपको मेडल टेली पता होना चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि मानसी अहलावत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो सिंगल मेडल आया है ना पूरी प्रतियोगिता में, वो मानसी अहलावत ही लेकर आई है। एक ब्रॉन्ज हमने जीता है और मेडल टेली में हम 14वें स्थान पर रहे हैं, पर्टिकुलर इस चैंपियनशिप में, सीनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप हम रहे हैं 14th नंबर पर मेडल टेली में। ओके, पहले नंबर पर रहा जापान जिसने टोटल 6 मेडल जीते, सेकंड पर अजरबैजान है ये 3 मेडल के साथ, और थर्ड पर है कजाकिस्तान 3 मेडल के साथ। ठीक है, और हमारी बात करें तो हम आते हैं 14th नंबर पर। इंडिया एक सिंगल मेडल हमारे लिए कौन लेकर आया? मानसी अहलावत, वो भी ब्रॉन्ज। अब देखिए ये जो सीनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया ना 2024 में, इसमें 12 वेट कैटेगरी शामिल थी जिन्हें पेरिस ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। तो उन 12 अलग अलग वेट कैटेगरी के जो खिलाड़ी थे उनके लिए आयोजित की गई सीनियर कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप, है ना। मानसी अहलावत हमारे लिए एकमात्र ब्रॉन्ज लेकर आई है 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। याद रहेगा कहां हुआ, यह भी याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है अल्बानिया में। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए मैराथन का पीडीएफ पैकेज अवेलेबल है, जहां पर आपको हर मंथ की मैराथन मिलती है, उसका पीडीएफ मिलता है। इसके अलावा जो 3 मंथ में जो मैराथन आती है, क्वार्टरली मैराथन, हाफ ईयरली मैराथन, 9 मंथ मैराथन, और जो ईयरली मैराथन आएगी, उन सभी की पीडीएफ आपको इस सिंगल पैकेज में अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा 2023 में जो भी मैराथन आई थी उसकी भी पीडीएफ आपको यहां पर इंक्लूड की गई है आपके लिए। ठीक है ना, तो काफी नॉमिनल चार्जेस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कल एक मैराथन संडे को गई थी हमारी, तो काफी स्टूडेंट ने अवेल की है वो मैराथन पैकेज के रूप में। तो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर शायद मैराथन जो पीडीएफ है वो ओपन नहीं हो रही है, तो जिन भी स्टूडेंट ने अवेल की है उनकी भी ओपन होना स्टार्ट हो गई है। कुछ टेक्निकल इशू था तो वो मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने कर लिया है वो भी देख पा रहे होंगे कि उनकी मैराथन का पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। ओके, और आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल चार्जेस में। आपको नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहीं से आप डायरेक्ट अवेल कर लीजिएगा। कोई भी आपको डाउट है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा 100 आवर्स जीएस के कोर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं, वो भी आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी 999 में, अभी वो आपके लिए कंटिन्यू है, तो उसका भी आप फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए, हाल ही में लॉन्च किए गए यू विन पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? तो यू विन पोर्टल की बात करें तो इसका पूर्ण रूप है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब देखिए इम्यूनिटी के बारे में आपको पता होगा, इम्यूनिटी मतलब इसका विशेष रूप से मतलब है टीकाकरण से। इम्यूनाइजेशन इसे कहा जा सकता है, इम्यूनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, यू विन पोर्टल का पूर्ण रूप है। अब टीकाकरण प्रोग्राम है ये एक तरह का, आप इसको ऐसे समझिए। है क्या, इसको समझना पड़ेगा। तो पीएम मोदी, भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मंगलवार को हेल्थ सर्विस में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यू विन पोर्टल की शुरुआत की है। तो एक पर्टिकुलर पोर्टल लॉन्च किया गया, यू विन पोर्टल, ठीक है, ताकि हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सर्विसेज के लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अब होगा क्या, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर गर्भवती महिलाएं, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं वो, और जो बच्चे हैं छोटे जन्म से 16 साल तक के, उन्हें जो अलग अलग 12 डिसीज की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन लगती है, उनका पूरा डेटा यहां पर अवेलेबल होगा। कितनी महिलाओं को वैक्सीन लग चुकी है, आगे कौन सी वैक्सीन कब लगना है, या फिर बच्चों को कौन सी वैक्सीन लग चुकी है, या फिर आगे कब वैक्सीन लगना है, इन सभी का डेटा पर्टिकुलर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, तो मॉनिटर किया जाएगा इस पोर्टल से, नॉर्मली मॉनिटर किया जाएगा यू विन पोर्टल। ठीक है, महिला और बच्चे अलग अलग 12 डिसीज के लिए उनको टीके कब लगे थे, लगे हैं या नहीं, इनका पूरा एक डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल होने वाला है यू विन पोर्टल पर। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसे फुल फॉर्म के रूप में इसे देखा जा सकता है।
बच्चे और गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन का यहां पर रिकॉर्ड रखा जाएगा। अलग अलग जो 12 डिसीज की जो मैं बात कर रहा हूं, जिनके रोकथाम के लिए टीके लगते हैं बच्चों को, जैसे देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, है ना, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस और अलग अलग, ठीक है, 12 ऐसी डिसीज है जिनके टीकों का यहां पर रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही साथ ट्रैक किया जाएगा अगला टीका कब लगना है, इसकी भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर जो भी वैक्सीन ले रहा है, जो भी बच्चा है या गर्भवती महिला है, उनको यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने वाली है। तो एक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में आप देख सकते हैं यूविन पोर्टल को, ठीक है ना। हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। महिला और बच्चों को लगने वाले टीके के डोसेस की जानकारी यूविन पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी। यह अगले डोज के बारे में भी यूजर को बताएगा कि उनका अगला डोज या अगली वैक्सीन उनको कब लगना है या कब दिया जाना है। तो उसकी इंफॉर्मेशन भी पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति यूविन पोर्टल से देख सकता है। आगे आएंगे, 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, बौद्ध समिट, ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, भारत की कैपिटल। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन नई दिल्ली में, ठीक है। आयोजन कौन करवा रहा है? तो इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मेन तो मंत्रालय हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आईबीसी, ये दोनों संस्थाएं मिलाकर इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो नई दिल्ली में 5 से लेकर 6 नवंबर मतलब आज शुरू होगा, और 6 नवंबर मतलब 2 दिवसीय यह पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो आईबीसी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिलकर इसका आयोजन करवा रहे हैं। थीम की बात करें तो द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, एशिया के विकास में, इसके डेवलपमेंट में जो बौद्ध धर्म का रोल है, ये एक थीम डिसाइड की गई है पर्टिकुलर पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की। देश की जो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू यहां पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने वाली है। इस शिखर सम्मेलन या समिट के माध्यम से एशिया में बौद्ध धर्म के इस परंपरा के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं या जितने भी विशेषज्ञ हैं, उन सभी को एक मंच पर लाया जाएगा। और इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से एशिया के लोगों के बीच में नॉर्मली पीस, हार्मनी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का है, आयोजन हो रहा है नई दिल्ली। देखिए बहुत बार होता है कि अगर याद नहीं होता ना, तो स्टूडेंट क्या है, लुम्बिनी जब ऑप्शन में पढ़ते हैं या सांची पढ़ते हैं ना, तो उनको फिर वो घूमता है। लेकिन याद रखना पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर? तो आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 76th रिपब्लिक डे 2025 के लिए प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? यहां पर यह चीज क्लियर कर लीजिएगा कि अभी फाइनल दौर की वार्ता यहां पर चल रही है। 90% डन हो जाता है कि प्रबोवो सुबियांतो ही रिपब्लिक डे पर 2025 में, जो अभी आने वाला है जनवरी में, चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे भारत, ठीक है। लेकिन अभी फाइनल दौर की वार्ता चल रही है, वहां की जो सैन्य टुकड़ी है उसको भी फाइनलाइज कर दिया गया है। लेकिन अभी फाइनल एक जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी डन है कि प्रबोवो सुबियांतो ही चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले हैं 76th रिपब्लिक डे 2025 में। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक बार फिर हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हम यहां पर प्रबोवो सुबियांतो की बात करें तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के पद पर हैं, प्रबोवो सुबियांतो। यहां पर आपको एक चीज और क्लियर होती है कि भैया 2025 में हम कौन सा रिपब्लिक डे मनाएंगे? तो 2025 में हम 76th रिपब्लिक डे मनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो रिपब्लिक डे के मौके पर आपको पता है नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, और वहां पर हर साल किसी ना किसी देश के प्रमुख को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। 76th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में कौन बुलाए जा रहे हैं? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट है ना। यहां पर यह चीज ध्यान रखना कि चौथी बार होगा, अगर ये इंडिया आते हैं तो चौथी बार होगा कि इंडोनेशियाई नेता भारत में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बने हैं।
याद इसलिए भी रखना चाहिए आपको कि 1950 में जब हमने पहली बार रिपब्लिक डे मनाया था ना 26 जनवरी को, तब भी चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के उस वक्त के प्रेसिडेंट सुकर्णो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, तो आपको वैसे भी याद रखना चाहिए कि पहले रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो। उसके बाद 2011 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुसिलो बामबांग आए थे, और फिर आगे चलकर 2018 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भी चीफ गेस्ट के रूप में आ चुके हैं। तो ये 3 हो गए हैं। अब चौथे आएंगे रिपब्लिक डे पर कौन, तो ये है इंडोनेशिया के वर्तमान प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। देखिए लास्ट ईयर 75 रिपब्लिक डे 2024 पर चीफ गेस्ट के रूप में आए थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, तो ये भी याद रखिएगा, और 2025 के भी याद रखिएगा। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए आज अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए मतदान होना है। अमेरिका की बात करें तो यहां पर जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है ना, वो 4 साल का होता है, ध्यान रखना। और इंटरेस्टिंग ये है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, मतलब 8 साल अधिकतम, 4 साल का पहला टर्म और फिर 4 साल का दूसरा टर्म, तो 8 साल मतलब 2 कार्यकाल के लिए ही प्रेसिडेंट रह सकता है अमेरिका में। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अभी रेस में है, एक बार रह चुके, अभी अगर जीत के आ जाते हैं तो फिर इसके बाद जीवन में फिर वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, 8 साल हो गए कंप्लीट, खत्म। वो इनके पहले बराक ओबामा 8 साल कंटिन्यू किया, उसके बाद हटना पड़ा, चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर नियम है, एक तो 4 साल का कार्यकाल है और 2 टर्म से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट के पद पर अमेरिका में नहीं रह सकता। आज 5 नवंबर को चुनाव होंगे अमेरिका में प्रेसिडेंट पद के। अब यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि ट्यूसडे को ही, जो नवंबर का फर्स्ट ट्यूसडे आता है ना, इसी दिन मतदान होता है अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। आज क्या है? ट्यूसडे है ना, तो फर्स्ट ट्यूसडे है ये नवंबर का, तो नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे में ही मतदान होता है। ये एक प्रथा है जो कि 170 साल से चली आ रही है, 170 साल से। 23 जनवरी 1845 को अमेरिका में एक अधिनियम पारित किया गया था कि भैया यूएस में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो मतदान होंगे वो नवंबर के पहले मंगलवार को होंगे, ठीक है। तब से लेकर यही प्रथा अभी तक चली आ रही। ऐसा क्यों? तो देखिए पहले क्या था, 1845 के आसपास अमेरिका में किसान वर्ग ज्यादा था, पूरे ही किसान थे 90% तक। अब क्या होता था कि भाई इलेक्शन में लंबे चुनाव चला नहीं सकते थे, क्योंकि लंबे पहले 30-35 दिन भी इलेक्शन चलते थे प्रेसिडेंट के, लेकिन उसमें क्या होता था कि लोग बहुत शुरुआत में जिसने मतदान कर दिया, अब वो अगर मार्केट में घूम के कुछ बोल रहा है तो जो भविष्य में मतदान करने वाले वो प्रभावित होते थे। तो ये फिक्स कर दिया गया कि नहीं भैया एक ही दिन में इलेक्शन खत्म करवा लो पूरे देश में, ये भी ठीक था। अब डेट चुनी गई कि क्या करें, तो इन्होंने ये चीज देखी कि यार संडे को तो सब चर्च जाते हैं क्योंकि क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, और वहां पे क्या होता है बुधवार को किसानों का हाट लगता था, बाजार, तो वहां पर किसान अपनी फसलें बेचते थे। तो फसलें बेचने के बाद इधर से क्या होता था कि गुरुवार और बुधवार को फसलें बेची, गुरुवार को किसान आराम करता था, और वीकेंड पर वो फिर कहीं जाना पसंद नहीं करता है, शुक्रवार शनिवार रविवार वीकेंड पे वो काम नहीं करते थे। अब संडे को चर्च भी जा रहे हैं, तो भैया कौन सा डे फिक्स करें, तो फिर मंगलवार फिक्स किया कि भाई नवंबर का जो पहला मंगलवार आएगा उस दिन इलेक्शन करवाए जाएंगे प्रेसिडेंट के। तब से ये 170 साल से नवंबर के फर्स्ट मंगलवार को ही इलेक्शन करवाए जाते हैं अमेरिका में। 4 साल का कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का। आगे, केंद्र सरकार ने मुथलापोझी पोर्ट के विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? देखिए मुथलापोझी पोर्ट, अगर इसकी हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो यह हमको देखने को मिलता है भारत के केरला स्टेट में, केरल राज्य में। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके विकास के लिए 177 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। देखिए मछली पकड़ने के पोर्ट के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, पर्टिकुलर पोर्ट को, मुथलापोझी पोर्ट। ये जो पोर्ट है ना 2020 में एक मतलब शुरू हो चुका था। वैसे
दो नदियां हैं, एक है वामनपुरम नदी और एक है कादीनाम कुलम झील। ठीक है, एक नदी और एक झील। ये अरब सागर से जहां पर मिलती है ना झील और नदी, वहां पर पर्टिकुलर ये बंदरगाह बनाया गया है। लेकिन जो मछली पकड़ने वाले ना उनके लिए एक मौत का कुआं है, क्योंकि भाई जाने तक तो ठीक है समुद्र में, लेकिन वहां उस रास्ते से आने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि नदी का फ्लो है ना समुद्र की तरफ, तो वहां से आने में बहुत सारे मछुआरों की यहाँ पर मृत्यु होती है, बहुत सारी शिप डूब जाती है। तो इसे केस में पर्टिकुलर इस क्षेत्र को अच्छे से विकसित किया जाएगा, यहां पर विकास कार्य किए जाएंगे 177 करोड़ रुपए की लागत से। मुथला पोझी पोर्ट है, ठीक है। इनमें से देखिए 106 करोड़ रुपए तो प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत सेंट्रल देगी, 60% ऑलमोस्ट, और 40% लगभग 70 करोड़ 80 लाख रुपए केरल गवर्नमेंट के द्वारा मिलाए जाएंगे। और ऑल ओवर जो 177 करोड़ रुपए मिले बनेंगे, उससे यहां पर सड़कों के आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा, न्यू वाटर स्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, है ना। पास में पार्किंग एरिया, शिप्स के लिए पार्किंग एरिया डेवलप किया जाएगा, और काफी सारे अलग अलग निर्माण कार्य इसमें शामिल है। तो ये जो पोर्ट है ये है मुथलापोझी पोर्ट, कहां पर, केरल राज्य में। 177 करोड़ की विकास परियोजनाओं को सेंट्रल ने हाल ही में यहां पर मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो चीन की एक परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है ना। चीन क्या चाहता है कि सड़क और रेलवे मार्ग से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को एक साथ जोड़ा जाए, ठीक है, और फिर उसका विस्तार आगे कुछ और देशों में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तक, स्पेशली दक्षिण अमेरिका तक किया जाए। लेकिन हाल ही में ब्राजील ने मना कर दिया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में वो शामिल नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि देखिए ये एक विकास परियोजना है अकॉर्डिंग टू चाइना, लेकिन यहां पर जो दूसरे देश है ना इसको एक ट्रैप की तरह देखते हैं कि भाई चाइना सबको है ना एक लोन देकर उनको ऋण के बोझ में दबाना चाहता है और फिर उस देश पर कब्जा करना चाहता है। जैसे बहुत सारे देश हैं, आपने देखा हो श्रीलंका, मालदीव, और सब चीन से ये इस पागलपन के कारण परेशान रहते हैं, ठीक है। तो अब ब्राजील ने बोला है कि भैया हम तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होंगे चाइना के। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ब्रिक्स के जो देश है ना उनमें पहले इंडिया ऐसा देश है जिसने मना किया था कि भैया हम शामिल नहीं होंगे। इंडिया क्यों होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ब्राजील ने भी मना कर दिया है कि भैया वो बिलियंस डॉलर की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चाइना की एक वैश्विक विकास परियोजना है, ग्लोबल डेवलपमेंट एक प्लान है जिसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया था चाइना ने। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में व्यापार और जो बुनियादी ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करना इसका उद्देश्य। लेकिन उद्देश्य एक मैंने आपको हिडन एजेंडा भी बताया है ना, लोन के बोझ में दबा देना किसी भी देश पे और उस पे फिर अपनी मनमानी करना, ये भी एक उद्देश्य है। इसे वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता है और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के नाम से भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जाना जाता है। ब्रिक्स के देश ब्राजील ने हाल ही में चाइना की इस योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया। टाइफून कोंगरे ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो टाइफून कोंगरे की बात करें तो यह हाल ही में देखने को मिला है ताइवान में। आंसर डी। पैसिफिक ओशियन में यह टाइफून आया था कुछ समय पहले, तो देखिए यह आगे बढ़ा और इससे जो देश प्रभावित हुआ स्पेशली वो ताइवान है, और फिर यह चाइना के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी जाकर टकराया है। लेकिन सबसे ज्यादा इस टाइफून ने प्रभावित किया है जो कि प्रशांत महासागर में आया, ताइवान को, ठीक है। देखिए ताइवान के पूर्वी तटीय प्रांत एक हुआलियन प्रांत है ना, प्रांत का नाम है, स्टेट का नाम है। यहां पर टाइफून कोंगरे ने बहुत ही तबाही मचाई है। 250 किलो 155 है ना, या फिर 250 किलोमीटर पर आवर इसकी पर्टिकुलर गति देखने को मिलती, केजी नहीं है, पर आर है ना, किलोमीटर पर आवर। 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा इसकी स्पीड देखने को मिलती। और जब ये प्रशांत महासागर में उठा तो उत्तर की ओर चला। ताइवान के एक तटीय प्रांत है पूर्व में, हुआलियन प्रांत, यहां पर यह टकराया और यहां पर पर्टिकुलर 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 500 से ज्यादा लोग भारी वर्षा के कारण प्रभावित हुए, घायल हुए ताइवान क्षेत्र में, ठीक है।
तो स्पेशली ताइवान को प्रभावित किया है कोंगरे टाइफून ने। यह जो कोंगरे वर्ड है ना, ये कंबोडिया के द्वारा दिया गया नाम है इस तूफान को। मैंने आपको बताया था कि तूफान का नाम कैसे रखते हैं, 2 बार समझा चुका हूं। तो कंबोडिया ही नाम है कोंगरे। टाइफून कहां आया? प्रशांत महासागर। और प्रभावित होने वाला देश कौन? तो यह है ताइवान। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम फूलों की घाटी पर्यटन स्थल की बात करें, है ना, तो यह हमको देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है फूलों की घाटी, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज का प्री होता ना, वहां पर पूछी जाती है स्टेट में। तो फूलों की घाटी अभी क्या हुआ है कि फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है ना, उसको शीतकाल के लिए, विंटर सीजन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब यहां पर बर्फीला क्षेत्र होगा, बर्फ जमेगी, ठंडा बहुत ज्यादा होगा, तो पर्यटकों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ध्यान रखना, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में। फूलों की घाटी को हर साल जून से लेकर अक्टूबर तक ही पर्यटकों के लिए खोला जाता है, ठीक है। इसे नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पुष्पावती रिवर के किनारे स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फूलों की घाटी किस राज्य में? उत्तराखंड। किस नदी के किनारे? पुष्पावती रिवर के किनारे। वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया जा चुका है 2005 में। वैसे 1988 में उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा, और फिर इसी के अंतर्गत 2005 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया। तो 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया, है ना। हाल ही में से विंटर सीजन के लिए या विंटर के मौसम के लिए बंद कर दिया गया है, पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। यहां पर जो फूल खिलते हैं ना, 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल पाए जाते हैं। ब्रह्म कमल काफी फेमस, आपने फूल नॉर्मली टीवी में देखा होगा कभी, फेस टू फेस तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो वो भी यहीं पर देखने को मिलता है हमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो फूलों की घाटी हमको पता चल गई उत्तराखंड में, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है शांत घाटी से। ध्यान रखना, जब भी शांत घाटी की बात हो तो वो केरल राज्य में स्थित है। जो वेस्टर्न घाट है ना, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, उसी के अंतर्गत आता है शांत घाटी, भारत के केरल राज्य में। तो दोनों याद रखिए, फूलों की घाटी और शांत घाटी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक क्वेश्चन को, एक एक फैक्ट को ध्यान से समझा। अब हम आएंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, निम्न में से किस त्योहार को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बेत्सु वरस फेस्टिवल है गुजराती नव वर्ष। डूमा बाको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं बोत्सवाना के, डूमा बाको। भारत और किस देश के मध्य में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2024 आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है भारत और अमेरिका के मध्य में। आगे बढ़ें, हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो दीपम 2 योजना है आंध्र प्रदेश राज्य की। निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो यह है ब्रेट। भारत की कृषा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो यह है अरुण योगीराज। हाल ही में टीपी गोपालन नाम्बियार का निधन हो गया, यह किस ग्रुप के संस्थापक थे? तो यह संस्थापक थे बीपीएल कंपनी के, ठीक है। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने समझे थे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे के पहले आंसर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर, बताया था मैंने आपको। रोम जो कि इटली की कैपिटल है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और आर्टिकल 123 अध्यादेश ऑर्डिनेंस की बात करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत।
अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेटो किस देश की राजधानी है? ठीक है, पहला क्वेश्चन। सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।